Hello everyone. So as we are discussing from the last few lectures that species interaction, right? In which now today we will cover the last two subtopic of the species interaction, which is commensalism and emensalism. And today's lecture is the last lecture for your 13th chapter. Okay. So let's discuss the remaining topics. So in which सबसे पहले we will discuss the commensalism. Okay. So before starting this topic, let us understand this signs. जैसे कि plus and zero we can say, right? So what they indicate? So plus means obviously it is a interaction. So interaction can't be with the one. So there must be a two individuals, right? So जैसे कि plus sign है, it means कि दो जो species है जिसके बीच में interaction हो रहा है, उनमें से एक स्पीसीज को है वो फायदा हो रहा है. सो वन स्पीसीज गेट बेनिफिट्स. सो प्लस साइन की है हमने. एंड द जीरो मीन्स द अनदर स्पीसीज उसको ना ही कुछ फायदा हो रहा है और ना ही कुछ नुकसान है. ठीक है. सो इस तरह से अगर आपको कोई भी एग्जांपल देखे एमसीक्यू में पूछा जाए, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस साइंस ओनली, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कौन सा इंटरेक्शन है. ठीक है. क्योंकि दिस आर द कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, क्योंकि बहुत सारे सब टॉपिक्स हमने देखे स्पीसीज इंटरेक्शन के. सो उसमें आपको सिर्फ ये साइंस है वो पहले याद रखनी है, ताकि उसके बेसिस पे आप कोई भी एग्जाम्पल को लेके आंसर है वो दे पाए. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस. सो दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. राइट. तो जैसे कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, it is a symbiotic interspecific relationship. So इधर हम ये कह सकते हैं कि it is a symbiotic interspecific relationship. Why? Because इधर किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, भले चाहे एक को फायदा भी नहीं हो रहा है, but at least किसी को भी नुकसान नहीं है. So this kind of interaction is benefited. Ultimately we can say benefited, right? Because भले एक स्पीसीज को तो एटलीस्ट फायदा हो रहा है और दूसरे को वैसे भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कोई फायदा लेके जाए या नहीं जाए, है ना. सो it is a kind of interspecific relationship, and the partners are called commensals. तो यानी जो ये commensalism जो शो करते हैं, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज है, उसको क्या बोलते हैं? commensals. ओके. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस commensalism concept with the examples. सो सबसे पहला एग्जाम्पल है, suckerfish sucks on the body of shark, in which suckerfish get food which is left uneaten by the shark, where shark neither harmed nor benefited. तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि शार्क है वो आपको पता है बड़ी फिश है, राइट. तो उसके बॉडी के ऊपर ये छोटी सी शक्कर फिश होती है, उसकी बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज है, तो वो उसके बॉडी के साथ चिपक के रहती है. देन व्हाट हैपन्स, जहां जहां ये शार्क जाएगी उसके साथ ओब्वियसली उसके बॉडी पे ये जो शक्कर फिश है वो भी जाएगी. तो उससे क्या होगा, एक तो शक्कर फिश को कहीं पानी में आगे बढ़ने के लिए एक तो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है उसे, तो ऑब्वियसली दे नीड द एनर्जी. बट हियर क्या हो रहा है, उसकी शार्क की बॉडी के ऊपर ही वो चिपक के रहते हैं, यानी जहां जहां शार्क जाएगी उसके साथ ये भी जाएंगे, तो एक तो उनको ये एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती है अपनी. दूसरी चीज है कि जैसे कि शार्क है तो वो बहुत ही बड़े शिकार है वो पकड़ते हैं, राइट. तो उसमें से कुछ बचे हुए टुकड़े जो रह जाते हैं, यानी छूट जाते हैं, तो मुंह में से निकल जाते कुछ भी, तो वो ये शक्करफिश है वो ले लेती है. यानी जो बचा हुआ फूड होगा शार्क का, उससे ये वैसे भी शक्करफिश बहुत ही छोटी होती थी, यानी छोटे टुकड़े भी अगर बच गए तो उनके लिए तो भरपेट खाना हो गया, है ना. तो एक तो ये भी फायदा हो रहा है कि शक्करफिश को एनर्जी भी यूज नहीं करनी पड़ रही, वो एक जगह से दूसरी जगह बिना एनर्जी वेस्ट किए जा सकते हैं. सेकेंडरी थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको फूड है वो रेडीमेड मिल रहा है, उनको फूड के लिए जाना नहीं पड़ रहा है कहीं फाइंड करने के लिए. ठीक है. तो ये दोनों फायदे हो रहे हैं किसको? शक्करफिश को. जबकि इसमें अगर हम देखें तो शार्क को ना ही कुछ फायदा हो रहा है ना ही कुछ नुकसान भी है, तो शक्करफिश कुछ शार्क को नुकसान नहीं पहुंचाती है. तो इसलिए ये वन काइंड ऑफ बेनिफिशियल रिलेशनशिप है वी कैन से, राइट. भले एक को फायदा हो रहा है बट हो तो रहा है ना, और नुकसान किसी को भी नहीं है. ओके. सेकंड एग्जाम्पल, ये सारी इमेजेस भी दिखाऊंगी आफ्टर दिस होल एग्जाम्पल. ये सारे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, उसके बाद में इमेजेस भी आपको शो करूंगी. सेकंड है, फ्लैजिलेट्स लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द टर्माइट्स. तो ये जो टर्माइट्स होते हैं छोटे, उनके बॉडी के अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेट्स होते हैं
वाई इट इज कॉल्ड फ्लैजिलेट्स? सो दे हैव फ्लैजिला, राइट, फॉर द लोकोमोशन, यानी मूवमेंट के लिए उनके पास फ्लैजिला होता है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लैजिलेट्स, माइक्रोब्स है। तो ये फ्लैजिलेट्स है वो टर्माइट्स के बॉडी में यानी उनके गट में रहते हैं। तो इसमें फ्लैजिलेट्स को क्या मिल रहा है? टर्माइट के गट में से न्यूट्रिशन मिल रहा है, जबकि टर्माइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो इधर भी एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, जबकि दूसरी को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉमेंसालिज्म। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑर्चिड ग्रोविंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। तो ये जो ऑर्चिड फ्लावर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए एपीफाइट। इट मीन्स दे आर एक्चुअली दे लिव ऑन अ डिफरेंट प्लांट्स ब्रांच। सो एज ऑर्चिड्स आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्लांट, राइट, फ्लावर है ठीक है, बट वो प्लांट ही है। बट ये प्लांट ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, जैसे कि इधर दूसरा वो प्लांट यानी होस्ट प्लांट है मैंगो ट्री। तो ये मैंगो ट्री की ब्रांच पे ही कई बार ऑर्चिड से वो ग्रो हो जाते हैं। एंड देन barnacles growing on the back of a well benefit while neither the mango tree nor the well derive any apparent benefit। और दूसरा एग्जाम्पल है इसी के साथ, जो कि वेल है, उनके बॉडी पे भी बार्नेकल्स है वो ग्रो करते हैं, और उनके साथ साथ जैसे कि शक्कर फिश और शार्क का एग्जाम्पल हमने देखा, सेम वेल एंड बार्नेकल्स। तो ये बार्नेकल्स भी वेल के बॉडी के ऊपर रह के उसके साथ ही घूमते, तो उसको भी क्या मिल रहा है? इधर फूड मिल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री मिल रहा है, राइट, तो उसको फायदा हो रहा है, जबकि इधर भी वेल को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। सेम इन द केस ऑफ मैंगो ट्री, ये ऑर्किड है वो, उसको एक सपोर्ट मिलता है ग्रो करने के लिए, जबकि मैंगो ट्री को कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इन बोथ द केसेस एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, जबकि दूसरी स्पीसीज है वो एज ए न्यूट्रल एक्ट करती है, उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉमेंसालिज्म। तो आपको इसमें से कोई भी एग्जाम्पल देके भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि दिस एग्जाम्पल इज विच ऑफ द इंटरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, तो आपको सिलेक्ट करना है जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल वी कैन से ऑफ द कॉमेंसालिज्म is the cattle egret and grazing cattle in close association is a classic example of commensalism। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब भी ये कैटल है वो ग्राजिंग करते हैं, है ना, यानी जैसे कि काउ, बफेलो, एनी काइंड ऑफ कैटल्स। सो ये जहाँ पे भी ग्राजिंग करते हैं उसके आसपास आप लोगों ने देखा होगा इग्रेट है वो बहुत घूमते रहते हैं, बर्ड है, राइट, व्हाइट कलर के जो बर्ड होते हैं, सो वो बहुत उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये आप लोगों ने कहीं भी बाहर अब जब भी देखोगे कैटल को ग्राजिंग करते हुए तो उसके आसपास ये होते ही होते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एंड कॉमन एग्जाम्पल है वी कैन से कॉमेंसालिज्म का। तो इधर ये दोनों को क्या हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? सो द इग्रेट्स ऑलवेज forage close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stripe up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch। so ये जब भी ये कैटल है वो ग्रासिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे ही ग्रास को खाने के लिए या तो उसमें मूवमेंट करेंगे, आगे चलेंगे, कुछ भी, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रास में छुपे हुए बैठे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से उड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी ग्रास को अगर ये खा लेंगे कैटल तो उसके ऊपर बैठे हुए इंसेक्ट को तो वहां से निकलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जैसे ही ये कैटल है वो ग्रासिंग करते हैं यानी ग्रास को खाते हैं, तब उसमें से ये छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन इग्रेट्स को वहां पे आसपास घूमने से क्या मिल जाता है, ये रेडीमेड फूड उनको मिल जाता है। तो उनको कहीं इन इंसेक्ट को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और कलर भी उनका ऐसा होता है कि वो इजीली छिप जाते हैं। तो अदरवाइज इग्रेट को क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी उनको ढूंढने में, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। बट वेन एवर दे आर विद दिस ग्रासिंग कैटल, तो उसके पास में रह के उनको क्या फायदा हो रहा है कि कैटल की ग्रासिंग की वजह से उनको उड़ना पड़ता है इन इंसेक्ट को, और वहां से वो सीधा ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इग्रिड को फायदा हो रहा है इधर, जबकि उसमें कैटल को कोई भी नुकसान ही नहीं है, राइट। इग्रिड आसपास घूमे या ना घूमे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो इधर भी सेम, एक स्पीसीज को है वो फायदा हो रहा है जबकि दूसरी स्पीसीज को कुछ भी नहीं हो रहा है, फायदा नहीं और ना ही नुकसान. सो दे एक्ट एज अ न्यूट्रल. ओके, एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि लास्ट एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का. इंटरेक्शन बिटवीन sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. तो ये sea anemone है जिसको समुद्री फूल भी बोला जाता है, यानी इट इज अ वन काइंड ऑफ फ्लावर. ठीक है, बट ये एक तरह का एनिमल जैसा ही है, पर वो फ्लावर हम उसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं. जैसे कि स्टार फिश को कैसे कुछ टेंटेकल्स होते हैं, सेम वे पैरामीशियम को जैसे ऑक्टोपस को जैसे होते हैं, राइट. सेम वे ये सी एनिमोन है. इमेज वैसे दिखाऊंगी मैं अभी आपको. उसको भी ये बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे टेंटेकल्स होते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन टेंटेकल्स के बीच में, स्टिंकिंग टेंटेकल्स के बीच में ये छोटी सी फिश है वो वहां पे रहती है, क्लोन फिश जिसका नाम है, उसके अंदर चिपके बैठती है. तो क्या हो जाएगा, अब जब भी कोई इस फिश को खाने के लिए यानी पकड़ने के लिए आएगा तो उसको ये टेंटेकल्स है वो लगेंगे, है ना. उससे स्टिंकिंग है तो वो वहां पे चुभेंगे उसको, तो कोई भी इस फिश को नहीं पकड़ पाएगा. तो इससे क्या हो रहा है, ये फिश है यानी क्लोन फिश है वो वहां पे सेफ रह रही है, उसको कुछ नुकसानी नहीं हो रही है किसी और एनिमल या किसी और से. जबकि इन वी कैन से सी एनिमोन को ना ही कुछ फायदा हो रहा है ना ही कुछ नुकसान हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्लोन फिश से. ठीक है, जबकि क्लोन फिश को एक प्रोटेक्शन मिल रहा है. सो द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स which stay away from the stinging tentacles, while the anemone does not appear to derive any benefits by hosting the clone fish. ठीक है, सो इसको एनिमोन को क्लोन फिश को रहने के लिए जगह देने में उनको कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि क्लोन फिश को बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमेंसलिज्म, जिसकी इमेजेस हैं वो पहले देख लेते हैं, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंटरेक्शन. सो सबसे पहले इमेजेस देख लेते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जैसे कि बड़ी सी शार्क फिश है और उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो वो है शक्कर फिश. तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात की थी कि ये शक्कर फिश है वो ऑलवेज शार्क के ऊपर ऐसे चिपक के ही रहती है. तो एक तो उसको ये ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो बिना एनर्जी वेस्ट किए जा रही है. और दूसरी चीज, शार्क फिश का बचा हुआ खाना है वो उसे मिल जाता है. एंड द थर्ड थिंग, प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि उसके कोई प्रीडेटर्स है वो वहां पे नहीं आएंगे उसको मारने के लिए, क्योंकि फिर उनको खतरा होगा शार्क से, राइट. तो 3 बेनिफिट है वो मिल रहे हैं किसको, शक्कर फिश को, जबकि इसमें शार्क को फायदा भी नहीं हो रहा है बट नुकसान भी नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट. फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लैजिलेट्स. तो उसकी हमने बात की थी दैट फ्लैजिलेट्स लिव इनसाइड द टर्माइट्स. तो ये आप टर्माइट्स है वो देख सकते हो, उसका ये गट है जो नीचे आप दूसरी बी इमेज देख रहे हो, ये गट है टर्माइट्स का. तो इन गट्स के अंदर आप छोटे छोटे फ्लैजिलेट्स हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हो. ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोप की इमेज है, रियल इमेज है. तो इस तरह से फ्लैजिलेट्स हैं वो टर्माइट्स के बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसमें टर्माइट्स को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बट उनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है, यानी फ्लैजिलेट्स को फायदा हो रहा है. ठीक है, जबकि टर्माइट्स को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज द अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट है ऑर्चिड्स, जो कि ग्रो करते हैं ऑन अ मैंगो ट्री. तो इधर अगर आप इमेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्री है पूरा बड़ा सा, जिसमें ये साइड में से ऑर्चिड्स हैं वो निकले हैं इस तरह से. क्लियर. तो इस तरह से बड़े से पेड़ पे, स्पेशली मैंगो ट्री की इधर हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये कई बार देखने को मिलते हैं ऑर्चिड्स हैं वो. तो सेम वे इधर भी एक को फायदा हो रहा है, यानी स्पेस मिल रही है रहने के लिए, जबकि दूसरे को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है. क्लियर. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कैटल इग्रेट. तो इधर आप बर्ड्स को देख रहे हो, इग्रेट को देख रहे हो, है ना. और इधर एक इमेज हमने ली है एलिफेंट की. तो कोई भी ले लो आप, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिफेंट, कोई भी कैटल है जो कि ग्राजिंग कर रहे हैं, आसपास खाना ढूंढ रहे, तो उनकी वजह से क्या हो जाए, उनके चलने से, उनके खाने से, इन सब मूवमेंट
मूवमेंट से क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनको ग्रास में से वहां से उड़ेंगे, वहां से निकलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से सीधा ही वो ध्यान में आ जाएंगे और इग्रिट्स है वो उनको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से उनको इजीली अपना खाना है वो मिल जाता है। तो ये है इग्रिट, जो कि आप लोगों ने देखा ही है, बहुत जगह पे ये कॉमनली देखने को मिलता है। और इस तरह से आप लोगों ने कहीं भी ग्राजिंग काव है, बफेलो है, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं, जहाँ पे भी ये सारे एनिमल्स होंगे वहाँ पे आपको ये भी दिखेंगे, इग्रिट्स भी दिखेंगे। तो इस तरह से ग्राजिंग एनिमल के साथ ही ऑलवेज वो घूमते रहते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल जो कि हमने बात की थी, सी एनीमोन विद द क्लोन फिश। तो ये जो आप फ्लावर जैसा दिख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा सा ग्रीन कलर का जो भी आप देख रहे हो, ये एक फ्लावर है जिसको सी एनीमोन बोलते हैं। तो उसके आप ये जो लंबे लंबे देख रहे हो वो टेंटेकल्स हैं, राइट, जिसके अंदर छिपके ये क्लोन फिश ऑरेंज कलर में है, वो आप देख सकते हो कि वहां पे वो छिपके बैठती है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी प्रीडेटर्स आ रहे हैं अगर उन क्लोन फिश को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो ये जो टेंटिकल्स हैं वो चुभेंगे किसको, प्रीडेटर को। तो वो पकड़ नहीं पाएंगे क्लोन फिश को और उल्टा उनको ही ये चुभ जाएंगे टेंटिकल्स। तो इस तरह से क्लोन फिश है वो बची रहती है इजीली, और इधर सी एनीमोन को कोई भी फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। सो अगेन ये जो आप इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो ये टेंटिकल्स, तो ये लंबे लंबे जो भी टेंटिकल्स देख रहे हो आप, वो बहुत ही चुभते हैं, उसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे अगर और कोई एनिमल या फिश आएगी तो वो मर जाएंगे, ठीक है। और ये क्लोन फिश है वो इजीली वहां पे अपने आप को सर्वाइव कर पाती है, वहां पे छुपा सकती है, प्रोटेक्शन मिलता है उनको, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोमेंसालिज्म। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस द अनदर इंटरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट है इंटरेक्शन विच इज एमेंसालिज्म। तो ये स्पीसीज इंटरेक्शन में लास्ट सब टॉपिक है, जिसमें अगेन आप साइंस है वो देख रहे हो पास में, वो है माइनस एंड जीरो। नाउ इट मीन्स वन स्पीसीज है उसको नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी स्पीसीज है उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, सो दे एक्ट एज ए न्यूट्रल वन। ओके, सो दैट इज हाउ द एमेंसालिज्म वर्क्स। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करने जाए तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें एक स्पीसीज को कुछ भी फायदा या नुकसान ना हो रहा हो और दूसरी स्पीसीज को नुकसान हो रहा हो, तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल चाहे आपको दे, भले ही हम स्टडी करने के लिए लिमिटेड स्टडी कर सकते हैं, बट इस तरह का आपको कोई भी एमसीक्यू में ऑप्शन मिले तो आपको समझ जाना है कि एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ एमेंसालिज्म का ही है, ठीक है। सो हियर वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड, ठीक है। तो दूसरे स्पीसीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके एग्जाम्पल है दो, पेनिसिलियम फंजाई एंड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जिसमें से एक को फायदा या नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी फंजाई एंड बैक्टीरियाज हैं जिसमें उन लोगों को एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर बैक्टीरिया है वो हमें इन्फेक्ट करे, ठीक है, तो उनका इन्फेक्शन है वो हमें बीमार पड़ देगा, राइट, वो हमें बीमार कर देगा, है ना। जबकि दूसरी जो यानी उनकी खुद की स्पीसीज है, यानी बैक्टीरियल स्पीसीज है, वी कैन से माइक्रोब्स की, तो कई बार उनको कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं होता है। भले वो कई बार अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए या तो अपने न्यूट्रिशन के लिए जो भी इन्फेक्शन करते हैं उसमें उनको फायदा हो रहा है, बट कई स्पीसीज ऐसे भी है जो कि इनडायरेक्ट वे में हमें हार्म कर देती है, जबकि उसमें उनको कुछ फायदे या नुकसान नहीं होता है। सो इस तरह का एग्जाम्पल होता है एमेंसालिज्म का, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पीसीज इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल discuss about some extra points relevant to the your competitive exam, it means the NEET and the GUJSET. So first of all we'll discuss few definition kind of points, जिसमें से आपको ये सीधा ही पूरी सीधी लाइन है जो एग्जैक्ट आपको एमसीक्यू में आती है। तो बहुत आप रेफरेंस बुक्स में भी फॉलो करोगे, देखोगे कि इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें से सबसे पहला है ओटेकोलॉजी। सो ओटेकोलॉजी मीन्स व्हाट? सो इट इज द रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, यानी जैसे कि मान लो हम ह्यूमंस,
ठीक है, उनका इंडिविजुअली इन्वायरमेंट में किस तरह का इंटरेक्शन है दैट शोज। तो उसकी स्टडी यानी इंडिविजुअल की इन्वायरमेंट की साथ इंटरेक्शन की स्टडी, वेदर दे कैन सर्वाइव और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन दे हैव। तो ये इस तरह का पूरा स्टडी है एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसको बोलते हैं ओटेकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोटोन। तो इकोटोन मीन्स इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, यानी जब भी दो कम्युनिटीज है वो एक साथ रहती है तो एक मार्जिन जैसा बन जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोटोन। सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन, यानी उसके बाद अभी सामने दूसरी स्पीसीज है, यानी दूसरी एक स्पीसीज का ग्रुप है, कम्युनिटी है। ठीक है, सो इट इज द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। तो भी से दो अलग अलग इकोसिस्टम है वो ओवरलैप कर रही है कहीं पे। मान लो जैसे कि लैंड एंड वाटर, ठीक है, तो जहां पे लैंड खत्म हो रही है और वाटर स्टार्ट हो रहा है तो वो एक मार्जिन बन गई, तो उसको हम इकोटोन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों तरह की कम्युनिटीज अलग होगी, पानी में रहने वाली कम्युनिटीज भी अलग होगी और लैंड पे रहने वाले भी इंडिविजुअल स्पीसीज की कम्युनिटीज अलग होंगी। तो वहां पे क्या बन रहा है, वो एक मार्जिन बन रहा है, एक जोन बन रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन का, यानी लैंड में सभी सीधा ही आ जाएगा वाटर, तो एक ट्रांजिशन जोन हो गया, यानी वो एक लाइन मार्जिन बन गई, जिसे बोलते हैं इकोटोन। तो डायरेक्टली आपको ये लाइन यानी ये जो पॉइंट्स है वो देके पूछा जाता है कि दिस इज कॉल्ड करके फिर डैश ब्लैंक, तो इट इज कॉल्ड इकोटोन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है लाइकेंस। तो लाइकेंस किसे बोलते हैं? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फंजाई एंड algae that you all know, right? So they are earliest settlers on barren lands or the farmers of nature. So we can say they are the farmers of nature. यानी सबसे पहले जब ये barren land थी, यानी कुछ भी नहीं था लैंड पे ग्रो किया हुआ, उस टाइम पे सबसे पहले सेटल हुए कौन? लाइकेंस। ऐसा माना जाता है थ्रू द स्टडीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च कि सबसे पहले बैरन लैंड पे लाइकेंस आते हैं और ऑब्वियसली वो जैसे कि बंजर जमीन पे फार्मिंग कर देते हैं फार्मर, सेम वे ये लाइकेंस आके लाइफ है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फार्मर्स ऑफ द नेचर। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइकेंस। नेक्स्ट है वन लाइन एमसीक्यू। द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी is called organism. So as you all know, whenever we talk about the ecology, we have to start with some individuals or organisms. तो life है वो primitive organism से start हुई, right? So they are the microbes. सबसे पहले advanced animal यानी जो बड़े size के animals है वो सब नहीं आए, they came later on. तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई life की अर्थ पे, तब organism है वो उनसे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पेशली, भले ही अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं, तो उनसे कुछ शुरुआत हुई। सो दैट इज व्हाई वी कैन से द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी इज व्हाट? ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी का, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इकोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से चीज़ों में डिफरेंसेस आए, चेंजेस आए, एंड धीरे धीरे करके स्पीसीज में एडवांस होते गए और डेवलपमेंट भी बढ़ता गया, एडवांस होता गया, राइट? So that you have to remember. Next है ecosystem, term coined by Tansley. ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इकोसिस्टम वर्ड दिया था सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट xerophytes. So xerophytes means what? They are adapted to grow in a dry habitat. तो ज़ेरोफाइट्स हम किसे बोलते हैं? प्लांट्स में जो कि ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। सो इधर डिफरेंट तरह का भी, ये ज़ेरोफाइट्स के बारे में आपको पता है, बट उनके जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में स्टडी करना है इधर आपको, ताकि वो एमसीक्यूज में अगर आए तो आपको नाम पता होना चाहिए। सो उसके डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम सिंगल लाइन आंसर देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू के लिए बात कर रहे हैं। द अनदर थिंग, बहुत सारे टाइप में से जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, या यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली वी विल कवर हियर। ओके, सो सबसे पहला है उसमें ऑक्सिलोफाइट्स, यानी किसे बोलते हैं ऑक्सिलोफाइट्स? सो प्लांट्स
ग्रोइंग ऑन एसिडिक सॉइल आर कॉल्ड ऑक्जेलोफाइट्स। तो आपको दोनों तरह से एमसीक्यू में पूछा जाता है, जैसे कि आपको ये लाइन देके कि प्लांट्स विच ग्रोइंग ऑन एसिडिक सॉइल आर कॉल्ड, फिर आंसर आपको चूज करना है, अदरवाइज दे गिव यू ऑक्जेलोफाइट्स एंड देन द 4 ऑप्शन दैट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन एसिडिक सॉइल, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन कोल्ड सॉइल एक्सेट्रा, इस तरह से। तो यू टू चूज द रिलेवेंट वन। ओके, नेक्स्ट है साइक्रोफाइट्स। सो किसे बोलेंगे साइक्रोफाइट्स? प्लांट्स ग्रोइंग ऑन कोल्ड सॉइल। तो जैसे कि कोल्ड सॉइल यानी जो कि ठंडी जगह है, वहां पे मोस्टली किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, यानी ठंडी जगहों पे, ठंडी सॉइल पे पाए जाने वाले प्लांट्स को जनरली बोलते हैं साइक्रोफाइट्स। ओके, जो मोस्टली जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो हिमालयन रेंज में जो देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं साइक्रोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। सो हेलोफाइट्स मीन्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सलाइन सॉइल, यानी सॉल्टी सॉइल, राइट, जो कि मोस्टली सी के आसपास देखने को मिलती है, सलाइन सॉइल है। तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि कोकोनट, राइट, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। और दूसरी चीज है ये जो मोस्टली ऐसे स्पेसिफिक जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं भी कोई भी जगह पे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें तो डेजर्ट प्लांट है या तो सलाइन सॉइल के प्लांट है, वो स्पेशली कोई और जगह पे ग्रो नहीं करते, उनको स्पेसिफिक लैंड चाहिए। जबकि कोल्ड एंड अगर स्पेशली हॉट, तो ये वेरिएशन है वो मिलता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि मान लो अगर समर है तो आफ्टर इवनिंग थोड़ा ठंडा माहौल हो जाता है, राइट, दोपहर में भले बहुत धूप रहती। तो सेम में अगर हम विंटर की बात करें तो ड्यूरिंग द डे टाइम धूप रहती है थोड़ी बहुत, और शाम को और अर्ली मॉर्निंग ठंड रहती है। तो इस तरह से वेरिएशन टेम्परेचर्स में मिलते हैं। बट ये सैलिनिटी वगैरह है ना, फिर डेजर्ट है तो ये सैंड है, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर सैंड है तो वो पूरी तरह सैंड ही है, ठीक है, और सलाइन सॉइल है तो वो सलाइन ही रहेगी थ्रू आउट, ऐसा नहीं है कि चेंजेस हो जाएंगे उसमें। तो इस तरह के जो एकदम स्पेसिफिक प्लांट है वो उसी जगह में, उसी लैंड में ग्रो करते हैं, वो कहीं और बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर पाते। ओके, नेक्स्ट है लिथोफाइट्स। सो प्लांट्स विच ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। तो रॉक पे यानी खड़कों पे जो ग्रो करते हैं इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं लिथोफाइट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द लिथोफाइट्स नाउ देर इज अनदर टाइप कॉल्ड चेरसोफाइट्स। तो अब ये चेरसोफाइट्स क्या है? सो दे आर द प्लांट्स विच ग्रोइंग ऑन वेस्टलैंड। सो योर वी कैन से वेस्टलैंड मीन्स जो कि वेस्ट जगह है जहां पे मतलब कचरे बहुत सारे हम फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें पड़ी रहती है, वेस्टलैंड होती है। एंड द अदर थिंग समटाइम्स ओपन स्पेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि पूरा ग्राउंड है तो वहां पे कई बार कुछ प्लांट्स वो आपने ग्रो देखे होंगे ग्रो होते हुए। तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क होता है? वेस्टलैंड में कई बार क्या हो जाता है कि अगर कचरा बहुत सारा जैसे कि पड़ा है तो उसमें वो हमारे लिए कचरा है फेंका हुआ, राइट, बट फॉर द प्लांट्स फॉर देम इट इज देयर फूड, इट इज देयर न्यूट्रिशन, राइट। तो जैसे कि बहुत सारी खाने की चीजें हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगी, इनऑर्गेनिक मैटर्स होंगी, तो ये सारी चीजें हैं वो आफ्टर डिग्रेडेशन सॉइल में मिल जाती है, घुल जाती है उसमें, और फ्रॉम द सॉइल थ्रू द वाटर प्लांट से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ फॉर द प्लांट्स इट इज देयर न्यूट्रिशन। तो उस तरह से वहां पे ग्रो करते हैं। अनदर थिंग है जो कि ओपन स्पेस में मैंने कहा ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो उसमें भी प्लांट्स को क्या बेनिफिट्स हैं कि मान लो कोई खुली जगह है जहां पे फर्स्ट टाइम कुछ प्लांट्स है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले कोई स्पीसीज वहां पे नहीं आई है या ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स ग्रो नहीं हुए हैं, तो उस लैंड का जो भी न्यूट्रिशन है वो वैसा का वैसा ही है, यानी किसी भी प्लांट्स ने वो एब्जॉर्ब नहीं कर लिया है, तो यानी उनको ग्रो करने के लिए बहुत सारा अमाउंट में न्यूट्रिशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इजीली एंड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट विल सी द अनदर टाइप इज एरिमोफाइट्स, यानी प्लांट्स विच ग्रोइंग इन डेजर्ट्स एंड द स्टेप्स, उसे बोलते हैं एरिमोफाइट्स। आफ्टर दैट साइलोफाइट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं सवाना में, तो आपको ये पता ही है, राइट, जैसे कि टुंड्रा होते हैं, सवाना है, तो इन सब जगहों पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो है साइलोफाइट्स। एंड द नेक्स्ट हिलोफाइट्स,
तो ये याद रखना, कंफ्यूजन ना हो, हेलोफाइट्स एंड हीलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स किसे बोला था हमने, सो दैट आर द प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं सलाइन सोइल में। नेक्स्ट है हीलोफाइट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं मड में, यानी कीचड़ वाली जगहों में, ठीक है। अब इस तरह के जो प्लांट्स है स्पेसिफिकली जैसे कि मड वगैरह में ग्रो करते हैं, ये अगर हम चाहें तो इसको कहीं और जगह पे भी ग्रो करवा सकते हैं ज्यादा अमाउंट में पानी देके, ठीक है, क्योंकि मड है तो क्या है, वहां पे पानी भरा रहता है। तो सेम वे इस तरह के प्लांट्स को हम कहीं भी ग्रो करवा सकते हैं, बट जो जैसे कि मैंने आपको बताया था एकदम स्पेसिफिक प्लांट्स जो होते हैं उनको कहीं और जगह पे ग्रो करवाना दैट इज नॉट दैट इजी, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, शायद रिप्रोडक्शन के यूनिट्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, इफ नॉट देन हियर वी विल डिस्कस। सो सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन साइकिल होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि उनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ टाइम में एक ही बार देखने को मिलता है, अदरवाइज दे विल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। ओके, सो ऑब्वियसली अगर वन टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, फ्लावरिंग अकर्स ऑल्सो ओनली वंस, राइट। तो फ्लावरिंग भी एक ही बार होता है उस प्लांट्स में, एंड दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक ही बार होता है, क्योंकि फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल, राइट, इन एनी काइंड ऑफ प्लांट। तो अगर फ्लावरिंग ही एक बार हो रहा है तो उसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस भी सिर्फ एक ही बार हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है बनाना। तो ये आपको सेम ये लाइन्स आपको देखने को मिलेगी और फिर 4 ऑप्शन होंगे डिफरेंट प्लांट्स के। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू, okay, and that is the most important MCQ by the way. And the last about some population growth. So India's population growth rate is about 2% a year, यानी पर ईयर कितना ग्रोथ रेट है इंडिया में, 2% जितना, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट है 1.4%। सो यू कैन सी कि इंडिया में ग्रोथ रेट है वो चाइना से भी बढ़ के है, भले ही हाल की तादाद है वो चाइना की ज्यादा है इंडिया से, बट by this kind of population growth ratio we can say in nearer future we will be the first in the population, right. Next है maximum population growth rate in the world is in Kenya which is 5.5%, but ultimately they have less people, so भले ही ज़्यादा growth rate है but they cannot reach up to our mark, but in India's population is already so high, and if the growth rate is 2% a year then we can say the population will be blast in nearer future. The next, while Austria, not Australia, right, Austria has shown a negative growth rate, तो जबकि वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है, यानी बहुत ही कम तादाद है पीपल की, पॉपुलेशन की। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपको कुछ एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट रेशियोज, देन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड पॉइंट and the different types of xerophytes and the different terms जैसे कि lichens, ecotone and autecology. Okay, so that is all about today's lecture, as well that is all about our chapter number 13. Okay, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है. From the next we will start some other topics and other chapter. Okay, thank you.